बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस वक्त एक अहम केस की समाअत चल रही होगी सुप्रीम कोर्ट, और उसकी ख़बरें भी आ रही होंगी। लेकिन कल एक ख़त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को। 3 अहम निकात जो हैं उसमें उठाए गए हैं। एक तो ये है कि बुनियादी तौर पर वो तीनों निकात को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो वो एक बेज़ाब्तगी की तरफ उनका इशारा है। पहली केजी के सदारती रेफरेंस को आपने आए बगैर, वो भी आपके सामने नहीं आया था, आपने उसको फ़िक्स कर लिया। किस तरह हो सकता है ये? मतलब ये अदालती नज़ीर में ये इस तरह की चीज़ होती नहीं है ही नहीं कि जो चीज़ आपके सामने नहीं उसको आप फ़िक्स कैसे कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त की आप हेयरिंग कर रहे थे, और उसके लिए जो आपने बेंच तश्कील दिया है, बेसिकली उसको ही कहते हैं कि ये इकट्ठी सुनी जाएगी। टेक्निकली सदर ने राय मांगी है, फ़ैसला नहीं है, वो रेफरेंस है, उस पर राय होती है कि जी कि वो 63 के तहत वो वोटो शोटो को क्या होगा। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ हूँ इन सारी चीज़ों से, तो मैंने बेहतर ये समझा कि बजाय इसके कि मैं जो है अपनी फ़िलासफ़रियाँ झाड़ता फिरूँ, तो क्यों ना असल फ़िलासफ़र की आपसे मुलाकात करवाई जाए। और क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, AQS लाइव वाले, और वो जो आप जानते हैं अच्छी तरह उनको, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फ़िलासफ़र साहब। सर मैं कदा फ़िलासफ़र हूँ सर, इंज ना करो सर। अच्छा सर जी, ये बताइए कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़त लिखा है, इसकी एक तशरीह ये की जा रही है कि आप ख़ुद किसी, वो उन्होंने कहा है ना कि जी कि प्रैक्टिस होती है कि सीनियर लोगों को जज बिठाया जाता है इस तरह के अहम फ़ैसलों में। तो प्रैक्टिस तो यही रही है। इन्होंने जनाब कोई पहले तो ये बताएं कि मुनीब अख्तर साहब, एजाज़ुल अहसन साहब, मज़हर आलम और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, ये सीनियरिटी में कहाँ पे आते हैं? और जज तो जज होता है, मैंने सुना हुआ है कि जज तो इख्तियार में तो सेम ही होते हैं, तो जो सीनियर जज होता है उसका बैठना क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आप ख़ुद चूज़ कर रहे हैं कि हमने बेंच में होना चाहिए, हमें होना चाहिए। ये इस पे ज़रा रोशनी डालें। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, उस जो ख़त है, जो 3 सफ़हात पर मबनी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कानूनी नुकात जो हैं वो उठाए गए हैं, और उसकी पहली वजह तो उन्होंने ये बताई है कि उन्होंने कई मर्तबा सोचा कि वो ये ख़त लिखें या ना लिखें। अगर वो ना लिखते तो ठीक है, ऐसी चीज़ें हँसी-खुशी की ज़िंदगी गुज़र जाती, कोई मसला ही नहीं होना था। लेकिन जो उन्होंने हल्फ़ उठा रखा है आइन के दिफ़ा का, जो जज का हल्फ होता है कि मैं अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं बगैर किसी बुग़्ज़ व अनाद और अपनी किसी ज़ाती मफ़ाद के ज़ेर सरकारी फ़राइज़ की अंजामदेही में किसी को असरअंदाज़ नहीं होने दूँगा। तो ये एक बड़ा ही लीगल और कानूनी मामला है। इसमें आप ये देखें कि जो बुनियादी तौर पे सवालात उठाए गए हैं, पहला तो ये है कि एक मामला जब अदालत के सामने ही नहीं था, उसको कैसे फ़िक्स कर दिया गया? उसको कैसे फ़िक्स किया जा सकता है? ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ है कि जब तक कोई चीज़ अदालत में दाखिल ना हो, वो फ़िक्स हो जाए, हैरत की बात नहीं है। कि ये एक बिल्कुल हैरत की बात है। अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई चीज़ आ रही है, हम उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। एक ये गैर मामूली चीज़ थी, और फिर दूसरी उसके बाद जो है मुझे याद है हफ्ते को जब ये अर्जेंटली हुई थी, उससे पहले ये मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट बार का, ये मंडे के लिए जो है वो लगाया गया था, फिक्स हुआ हुआ था। कॉज़ लिस्ट जारी हो चुकी थी। उमर अता बंदयाल साहब का, मुनीब अख्तर साहब का बेंच बन चुका हुआ था। लेकिन हफ्ते को अचानक जो है वो सिंध वाक़या के हवाले से जो है ये इसको लगा दिया गया। हमें पहले पता लगा कि जी सो मोटो नोटिस लिया है, फिर पता लगा उन्होंने क्लैरिफ़ाई किया कि जनाब ये जो है, ये मामला सिंध सुप्रीम कोर्ट बार की 184(3) के नीचे पिटीशन वो फिक्स की है। तो वो फिक्स फिर 2 दिन पहले फिर फिक्स हो गई, और 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मैंने अखबार पढ़ा, आप उस सदारती रेफरेंस ला रहे हैं? उन्होंने कहा जी ला रहे हैं। कब तक ला रहे हैं? उन्होंने कहा मंडे को ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप उसको भी फिक्स कर देते हैं हम उसको। तो उसके साथ ये भी क्लब कर दी। अब जो है ये तो एक गैर मामूली बात थी ही थी। फिर एक और गैर मामूली बात जो है वो ये होती है कि जो बेंच की तश्कील है, अब ये 2 इख्तियार समात हैं।
184(3) का और एडवाइजरी, जैसा कि आपने कहा। अब इन दोनों की अलग-अलग जुरिस्डिक्शन है, अलग-अलग नौइयत है, तो एक ही जगह यकजा करना जो है वो बिल्कुल एक गैर मामूली बात है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जो बेंच की तश्कील है, उस हवाले से एक एक मामला तो गालिबन खालिस्तान लॉ एंड ऑर्डर का ही बनता है ना एक तो, और दूसरा एक आईनी तशरीह का मामला है। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट बार की है ना पिटीशन, उसके अंदर एक मामला जो उनकी पिटीशन नंबर 5 है, वो ये है कि स्पीकर जो है उसको हिदायत की जाए सुप्रीम कोर्ट कि वो जो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, उसको आइन के आर्टिकल 95 के तहत और जो बिज़नेस रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं कौमी असम्बली के और जो प्रोसीजर है 2007 का, उसके मुताबिक वो बिला तात्तुल आइन के मुताबिक चलाए। अब ये जो है इसलिए भी अहम है कि स्पीकर ने 2 दिन 3 दिन जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड था 14 दिन के इजलास बुलाने का, वो वायलेट कर दिया। बहरहाल ये तो अब देखने वाली बात है, अदालत देखेगी, ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा तो है। और फिर उसमें एक और पिटीशन में जो है वो छठी जो दरख्वास्त है वो ये है कि वज़ीर आज़म को जब तक ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, उनको किसी भी ऐसे एग्ज़ेक्टिव डिसीजन से रोक दिया जाए जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या जिससे पॉलिटिकली खलफशार पैदा होने का खदशा हो। अब ऐसा एग्ज़ेक्टिव डिसीजन तो एक ही है, वो आपको पता ही है, वो अब आप कहते हैं तो मैं कह देता हूँ कि कोई बड़ी सरप्राइज सरप्राइज बड़ी तब्दीली जो सरप्राइज है ना हाँ, वो सरप्राइज। एग्ज़ेक्टिव पावर जो है वो उनकी है। हाँ तो ये है। अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक जगह अच्छा, इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टे नहीं दिया उन्होंने अभी तक ना। नहीं, नहीं कोई स्टे नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का मामला है, आप जाएँ पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के सामने ये चीज़ें उठाएँ। अच्छा ठीक है। नहीं 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 नहीं, वजीर आजम नहीं को अभी तक एग्जेक्टिव इख्तियार इस्तेमाल करने हाँ, से। नहीं वो तो अभी अभी उस पे कोई डायरेक्शन आई नहीं है, अभी आई नहीं है। अ, अब जो है वो साथ ही क्लब है एक स्पीकर का क्वेश्चन स्पीकर इन्वॉल्व है, उनका कहना था क्योंकि इसमें भी स्पीकर इन्वॉल्व है और 63 ए का रेफरेंस जो है, ये दूसरी समात के अंदर उन्होंने कहा कि उसमें भी जो है वो स्पीकर ही की जो है इख्तियारात हैं उनसे मुतल्लिक है, तो हम इसको इकट्ठा करके सुन लेते हैं। अब ये 2 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस के अंदर बैक वक़्त एक ही बेंच 2 मुख्तलिफ तरह के फैसले कैसे देगा, ये एक बड़ी अनहोनी सी चीज़ है। फिर आ जाते हैं तीसरा मामला जो है बेंच की तश्कील का। जो आसिफ खोसा साहब थे, उन्होंने जाते हुए आपको याद होगा उनका जो आखिरी टेन्योर था, पीरियड था, उसमें बहुत सारे ये तय किया था रूल्स ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उनको और जो सॉरी चीफ जस्टिस का जो जवाबदीदी इख्तियार है बेंच की तश्कील के हवाले से, उसको ये तय कर गए थे कि जो भी अहम नौयत के आईनी मामलात होंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो सुनेगा। तो काज़ी भाई साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आपने वो रवायत जो है वो एक तो ये कि बेंच की तश्कील और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए और कोई इस किस्म का मामला या तासुर ना जाए कि पिक एंड चूज़ हुआ है। अब जो जज साहिबान बनाए गए हैं उनमें 2 जज साहिबान के हवाले से तो बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। एक उमरता बंदयाल साहब के हवाले से और दूसरा जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से। और फिर तीसरा जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी है। बहरहाल वो एक अपनी उसकी वो है। तो लेकिन ये एक ऐसा होता कि किसी को भी एतराज़ ना होता है, एक प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया गया है कि तमाम आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस सुने और सीनियर जजेस का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। इसलिए जो है वो ताकि और फिर किसी के ऊपर ये भी ना आए कि पिक एंड चूज़ का भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना आए। तो ये नहीं हुआ। तो इस पे उन्होंने कहा कि ये बड़ी गलत बात है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें सीनियर तरीन जो जज है वो आइन के आर्टिकल 180 और 175 3 के अंदर जो है उसका ज़िक्र है, वो एक कंटिन्यूटी है इदारे की, तो उनको मुशावरत ना करना, तो ये सिर्फ़ जो है ये एक ऐसी रवायत डाल दी उन्होंने जो कि किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया था। तो ये उन्होंने चीज़ें जो हैं वो कानूनी नौइयत के मामलात अदालत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें। ये है बात। तो
मैं वैसे एक जानना चाह रहा था बात कि ये जो बेंच की तश्कील होती है, इसमें तो एक बड़ा वो जिस तरह हम कहते हैं ना स्पीकर, दो बातें हैं, मैं दोनों सवाल इकट्ठे कर लेता हूँ आपसे। एक तो ये कि स्पीकर कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस के पास एक बड़ा एक यही तो इख्तियार होता है केस लगाना, बेंच बनाना। बाकी तो वो मामलात मतलब वो चीफ जज इंजॉय किस तरह करेगा अगर वो ये दो काम नहीं करेगा? तो क्या ख्याल है आपका? नहीं, चीफ जज जी एंजॉय किवें करेगा ये तो नहीं है। चीफ जस्टिस भी आइन के नीचे हैं और कानून के नीचे हैं, और चीफ जस्टिस भी जज हैं, और जज जो है वो कानून और आइन के तहत ही काम करेगा, वो कोई बादशाह नहीं है। जैसा कि अभी नहीं, लंदन वो तो स्कूल देखे ना, वो आप लंदन वाले केस में, मैं नहीं कह रहा, ये आप मैं नहीं वाले कह रहा, ये केस मैं नहीं में कह रहा, ये उन्होंने चीफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ को पाकिस्तानी के फाजिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही के एक फाजिल जज साहब हैं, उनका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब उन्होंने शाह, अपना लंदन लेक्चर दिया, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, तो वहां पे उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि 184(3) का मिसयूज हुआ है। तो मिसयूज कौन करता रहा है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। तो 184(3) के हवाले से आप और मेरा भी एक बड़ा इसमें एक मामला था, उसके हवाले से बड़ा कुछ हुआ था। तो वो हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो वो वो जो तो है वो खुले इख्तियार जिस दे तरह दिए हुए हैं ना उनको, हाँ, सो मोटो मंसूर वाले। जी हाँ, बिल्कुल, मैं और आप रिलीफ लेने गए थे और उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ा और जमाल मंदोखेल साहब को बेंच से अलग किया। उमर अता बंदयाल साहब कायम-मक़ाम चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 5 जजों का बेंच बनाया, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब थे, एजाज़ुल एहसन साहब थे, काज़ी अमीन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। तो ये इन 5 जजों ने जो है वो कहा कि सहाफ़ी तो अपने मामलात को देखेंगे। हम ये वो भी एक जुडिशियल प्रोसेस की एक नई मिसाल थी कि एक बेंच पहले के हम अपने मामला एक देख बेंच लें। के सामने मामला जो था उसको उठा के अपने पास लगा लिया, और अपने पास लगा के कहा कायम मकाम चीफ जस्टिस ने, जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, कि आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात में मरकूज़ कर दिया था। तो अ, बहरहाल ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अजीब-अजीब सी बात है। फिर जो उसमें क खत के अंदर एक और चौथा मामला भी है, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने बात की है। वो अब पहली मर्तबा नहीं की है, इससे पहले जुडिशियल कमीशन के इजलासों में करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से आप लेके आए हैं, ये एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी का जो अलग-अलग होने का आईनी असूल है, ये उसके बरखिलाफ है। और फिर मोनाल का जब केस लगता है, तो उसको अभी नंबर भी नहीं लगता और वो बेंच के सामने एजाजुल हसन साहब के सामने फिक्स हो जाता है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। व पहले तो रजिस्ट्रार ऑफ़िस जो है वो बगैर नंबर के दरख़्वास्त फिक्स करता था। अब अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान जो है बगैर दायर हुआ हुआ रेफ़रेंस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दे, तो कोई कम तो है ना। कम तो है। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये जब इस तरह की चीज़ें जब पॉलिटिकली हैंडल की जाती हैं तो फिर वो मतलब ये कि फिर अदारों की इज़्ज़त भी पामाल होती है, लोग बातें भी करते हैं। मेरे पास एक बड़ा इससे हटके एक मेरे मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक जो पिटिशन 5 में कहा है कि जी कि वो पार्लिमानी प्रोसीडिंग में ये मुदाखलत तस्वर नहीं होगी अगर अदालत जो है वो स्पीकर को कहे कि इंज नहीं इंज करो, एनी छेती करो, ये करो, वो करो। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती है। लेकिन आप ये देखें कि जब कहा गया, अदालत को बताया गया कि आईनी जो 54(3) है, उसकी खिलाफवर्जी की गई है। उसके तहत 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस और रिक्वेजिशन जमा हुई थी। 14 दिन यानी 22 को, आज आखिरी दिन था उसका। तो उसके बजाय सुप्रीम को वो स्पीकर जो है उसने इजलास 25 मार्च को बुलाया है। तो ये वायलेशन की है। हाँ, तो ये वायलेशन की, तो ये अदालत ने अपने हुक्म के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसको नोट तो कर लिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट है, और फिर अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दहानी कराई कि जनाब 95 के तहत जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगी और किसी को नहीं रोका जाएगा, स्पीकर डालेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी अब रिपीट करने वाली बात है। तो वो कही गई थी। तो जो असल चीज़ है वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कि जो चीफ जस्टिस का जवाबदीदी इख्तियार है उसको रेगुलेट किया गया था, और उसको इसलिए किया गया था कि ये ना हो कि लोग बेंच देख के कहें कि फैसला क्या आने वाला है।
उसमें जो है वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को बुनियाद बना के तो एक ऐसा असूल की बुनियाद के ऊपर बेंच बनना चाहिए। ये मामला बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है ख़ुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच की तश्कील के इख्तियार के हवाले से। अच्छा, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते, हम वैसे ही एक बात करते हैं कि एक वक्त था जब पेज कहते थे इकट्ठा है, मतलब टिच बटना दी जोड़ी, तो वो फिर पता चलता था कि हर तरफ से उनके हक में बातें आ रही हैं, मतलब बात जमात आ रही हैं, और कुछ लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे हुए हैं जो इस जो टिच बटना की जोड़ी के, मेरा मतलब है कि हिफाजत के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा, अब ये टिच बटना की जोड़ी तो वक् वक् हो गई है, तो अब आपको क्या लगता है कि वो जो लोग जो मशहूर थे कि यार के ए तो जनाब है ही इस काम वास्ते ने कि उधरों जड़ा है काम में कहते हैं ओके वेरी गुड कैरी ऑन, तो अब क्या लगता है कौन किस तरफ जाएगा? क्या मतलब तकसीम है, अगर गिनती करें तो कौन किस तरफ गिना जाएगा? ये हमारा अदालत से मुतल्लक नहीं है, मैं वो अदालत वाली बात ख़त्म हो गई, हम सियासी बात कर रहे हैं। ये जो सियासी बात है जो अदम एतमाद के हवाले से है, पहली बात तो ये है कि 25 को इजलास हो जाएगा। होना तो ये चाहिए कि जनाब जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एश्योरेंस दी है कि 25 के बाद से 95 के ऊपर अमल होगा। 95 के ऊपर अमल होने का मतलब ये है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर का 37 है, उसके तहत पहला सवाल होगा और उसके बाद पहला काम जो स्पीकर करेगा, अगर तो वो मूव को टेबल करना है उसने। लेकिन हमें सुनने में ये आ रहा है कि जनाब उस दिन ये होगा कि दुआ कराई जाएगी, दुआ करा के इजलास फिर मुलतवी कर दिया जाएगा। अच्छा नहीं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको ना सवाल ज़रा आसान करता हूँ। सवाल ये है कि कुछ लोग जो थे वो इमरान खान साहब और वो जो सफ़ा एक था उसकी बुनियाद के ऊपर सहाफ़त में भी तो सहाफ़त भी तो एक पिलर ही है ना अपनी तरफ से, या जैसे भी आप कह लें कि वहाँ पर बैठ के वो उस जो एक पेज था उसके गीत गाए जाते थे, नारे मारे जाते थे, एक वो फ्लो में चलती थी चीज़ें। अब जब पता चला है कि सफ़ा एक नहीं हैगा, तो कुछ जर्नलिस्ट हमारे जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ चले गए हैं, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं खान साहब की कर रहे हैं, कोई काम करने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह जर्नलिस्टों में बहुत से लोग हैं, इसी तरह हर जगह पर इस तरह के लोग थे जो उस इत्तेहाद के गीत गाते थे। तो अब हमें तो नज़र आ रहे हैं ना जर्नलिस्टों में कि ये इधर चला गया, उधर चला गया, खान साहब चला गया, एक दूसरी तरफ चला गया पैनवाल। तो बाकी जगहों पर आपको क्या मंजर लगता है? मैं ये सादा सी बात पूछना चाह रहा हूँ। बाकी जगहों का मंजरनामा जो है ना वो बड़ा धुंधला है। ठीक है और अच्छा। हमें भी ग्रे एरिया के अंदर ही रहना चाहिए, बाकी जगहों पे जाने से आप हाँ। ज़रा से गुरेज़ कर लें। देखें मैं क्योंकि बिल्कुल सही। अब लेकिन जो कुछ फैक्ट्स हैं वो तो बयान किए जा सकते हैं। मतलब इमरान खान हाँ। साहब जो हैं उनको सादिक और अमीन का सर्टिफ़िकेट देने वाले बेंच में उमर अता बंदियाल साहब थे। उनका घर हुँ, हुँ। रेगुलराइज़ करने वाले बेंच के अंदर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे। ये तो हुँ। हक़ाइक़ हैं आपके हाँ, सामने है। ये तो फैसले पड़े ठीक हाँ, ये तो ये फैसले तो पड़े फैसले हैं, ये तो फैसले बिल्कुल ठीक है। और अदालती फैसला भी मौजूद है अच्छा अच्छा कुछ कुछ, कि काज़ी हाँ, फ़ाइज़ ईसा साहब हाँ, वज़ीर-ए-आज़म का कोई मैटर नहीं सुन सकेंगे। यानी कि जिन्होंने हाँ, वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं दिया, वो उनका कोई भी केस सुन नहीं सकेंगे और हाँ। जिन्होंने उनके हक़ के अंदर फ़ैसले दिए हुए हैं, वो बनी गाला हो हाँ, अच्छा बनी गाला से याद आया, बनी गाला की रेगुलराइज़ेशन का जो जजमेंट है ना 2.5 साल हो गए हैं, वो उसके तफ़सीली जजमेंट अभी तक नहीं लिखा जनाब इजाज़ुल एहसन साहब ने। सर। साकिब हाँ, निसार तो साहब उन्होंने तो कौन रिटायर पूछ हो गए। सकता? हाँ, कौन पूछ ठीक है, सकता? बिल्कुल सही हाँ, गल है। मैं असी किसी ਨੂੰ भी नहीं पूछ हाँ, सकते जनाब। हाँ, हाँ, तो ये जो एक्चुअली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्योंकि एक हिस्ट्री है उनके हवाले से और हुँ, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। हुँ, वो जो रेफ़रेंस हुकूमत ने दाखिल किया था और उसके अंदर जो है वो ये भी हुआ कि पहले 7-3 की अक्सरियत से उमर अता बंदयाल साहब जो हैं हुँ, वो मामला उन्होंने एफबीआर को तहकीकात के लिए भिजवाया। लेकिन रिव्यू के अंदर जो है वो इक्वेशन उलट हो गई और उमर अता बंदयाल साहब जो बेंच के सरबराह थे और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनका फ़ैसला जो हुँ, है वो फ़ाज़िल जज साहिबान ने अक्सरियत ने 6 ने जो है बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर उसके हुँ, बाद जो है
ऐसा मामला जो कि आर्गू ही नहीं हुआ था, उसको जब डिटेल रीजनिंग दी गई माइनॉरिटी जजमेंट के अंदर, तो ये 2 जज साहिबान थे जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं। इन्होंने उसके ऊपर हुँ, दस्तखत किए हुए हैं। तो वो जो एक बिटरनेस तो है, लेकिन हुँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सीनियर तरीन जज जो कि अगर उमर अता बंदयाल साहब इस मुल्क में नहीं होंगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर होंगे। होगा, उनसे मशावरत किए बगैर या कोई हुँ, पॉलिसी बनाए बगैर जो है वो ये किया जाए। अब हुँ, यहाँ पे आ जाएँ, जस्टिस मंसूर अली शाह ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये कहा था कि 184(3) का इख्तियार मिसयूज़ हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि जज जो है वो बादशाह नहीं होता और जो सुप्रीम हुँ, कोर्ट है वो उसकी सल्तनत नहीं है। हमें आइन और कानून हुँ, के मुताबिक चलना होता है। तो वो चाहे चीफ हुँ, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या एक जज हो उस अदालत का, वो आइन और कानून से बाहर नहीं निकल सकता है। तो इस इदारे के ऊपर एतमाद बढ़ना चाहिए बजाए इसके कि कम हो। तो लिहाज़ा अब ये 2-3 ऐसी चीज़ें मुझे बताएँ, इसके बाद आप क्या सोचेंगे? क्या आप ये सोचेंगे हुँ, कि जस्टिस उमर अता बंदयाल को कानून नहीं आता? क्या आप ये सोचेंगे कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उनको भी नहीं पता था कि हाँ एक रेफरेंस नहीं आया, वो फिक्स नहीं हो सकता? तो इन दोनों हुँ, जज साहिबान को ये नहीं पता था, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, जब अपनी जजमेंट लिखते हैं, वो उसके अंदर 10 रुकनी बेंच को इस तरह से तक़सीम करते हैं कि 4 उधर चले गए, 4 उधर चले गए और 2 जो है ना, वो 1 रिटायर हो गया, तो लिहाज़ा 4-4 से है और इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। तो इतनी माइन्यूटली हुँ, चीज़ों को देखने वाले जज साहिबान को ये नहीं पता था कि रेफरेंस दायर नहीं हुआ और हम ऑर्डर कर रहे हैं कि जनाब इसको फिक्स कर दिया जाए। तो हुँ। फिर जो है वैसे ही आप ये देखेंगे स हुकूमत को जब भी अपने सियासी मकासद हासिल करने होते हैं, तो वो कोई ना कोई एक कानूनी सवाल बना के वो जो है वो अदालत के अंदर रख देते हैं। वो सेनेट का मामला हो तो जी हाँ जी। वोट सीक्रेट वोट पड़ना चाहिए या ओपन वोट पड़ना चाहिए। लो जी सुप्रीम कोर्ट को आके कह दें। जो आइन के अंदर वाज़ेह है, फिर मतलब वो वहाँ पर तो जाता है। मतलब वहाँ पर तो पार्लियामान के दायरे में दाखिल होने की बाज़ लोग कोशिश कर रहे थे छाल मार के कि ਅਸੀਂ उधर बढ़ जाइए। तो हाँ, सदारती रेफरेंसेस सुनने के हवाले से आप देखें ना तो माज़ी के अंदर सीनियर प्यूने जजेस ही सुनते रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से लेके और अब तक। तो वो उस प्रिंसिपल को एक सवाल उन्होंने उठाया कि ये आपने क्या कर रहे हैं? इसके इदारे पर अच्छे असरात नहीं होंगे, ये भी साहब ने कहा है। बिल्कुल सही है और मेरा ख़्याल है हमें भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए वरना हमारे ऊपर भी असरात कोई अच्छे साबित नहीं नहीं, होंगे। मतलब हैं? इसमें ये कि देखिए ये हम कोई क्या गलत बात नहीं करे, क्या ये फैक्ट नहीं है? देखिए मेरी बात सुनें इमरान शफ़कत साहब मुझे एक नहीं, बात नहीं बता फैक्ट तो जी, बनी गाला रेगुलराइज़ करने का फैसला मैंने दिया, आपने दिया? हम दोनों में मैंने से ਦਿੱਤਾ नहीं दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ हम अब ਅਸੀਂ ਤਾਂ मैं बस मैंने दिया, हंसी आपने दिया, की कैसे? बस हमने क्या कर सकते हैं सर सर बंदयाल बंदयाल साहब साहब एजाज अहसन साहब हैं? इमरान खान साहब को एजाज अहसन साहब इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार किसने दिया बंद बैंकों की रसीदों के ऊपर? मैंने दिया, आपने दिया? नहीं नहीं वो तो बैंक बंद बैंक हाँ लेकिन वो हाँ ठीक बात है इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं हमने नहीं दिया ज़ाहिर है हम क्या दे सकते हैं हम तो सिर्फ दुआ दे सकते हैं फैसले जिन्होंने देने हैं उन्होंने देने हैं अच्छे देंगे तो लोग अच्छी तरह उनको याद करेंगे उनका तारीख में नाम होगा अगर मेरा मतलब है कि वो नहीं होते वो वाले फ़ैसले वो जो तंग गली से पतली गली से आते हैं फ़ैसले वो देंगे तो फिर इसी तरह लोग सवाल उठाएंगे और हमारा क्या है हम आज हैं कल नहीं होंगे इदारों ने रहना है और इदारों की इज़्ज़त रहनी चाहिए सादा सी बात है अगर किसी अगर इमरान साहब किसी मैं को और आप जो है वो और ये इदारे को इदारों की हम इज़्ज़त मैं और आप जो है जो ये बातचीत कर रहे हैं इसका मकसद कतन ये नहीं है कि हम अदारे की इज्जत को अंडरमाइन करना चाहते हैं। लेकिन अगर इदारा वही नहीं नहीं बात हम है तो जो बढ़ाना चाहते मंसूर हैं अली शाह साहब की कि ये सल्तनत नहीं है और हाँ, इसके अंदर चीफ जस्टिस कोई बादशाह नहीं हाँ, है। चीफ जस्टिस भी आइन और कानून का अच्छा चि- हाँ ये पता नहीं क्या मसला है हमारी कौम में कि जड़ा बंदा जिस आइनी अहदे पे आके बैठता है वो कहता है उन्होंने लगता है मैं बादशाह बन गया वो वज़ीर आज़म हो कोई भी हो तो ये कोई फॉल्ट ये कोई वायरस है हमारी कौम में सर जी बहुत बहुत शुक्रिया इससे पहले कि हमारी बात कोई बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए और असी फिर जनाब अदालतें धक्के खांदे फिरिए इधर उधर तो इस्लामाबाद लाहौर से बहुत दूर है जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नहीं लगनी बहुत चाहिए शुक्रिया ये थैंक बुरी यू सो बातें मच इस्लामाबाद लाहौर से जज़ाक बहुत
वजीर आजम साहब कहते हैं ना कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आपका न्यूट्रल बहुत कौन मासूम। होता है आपको पता ही है ना। मैं और आप हाँ। हम न्यूट्रल क्यों होंगे? आप गलत या सही साइड तो लेनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, न्यूट्रल नहीं है गलत हमारी। या सही कहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम न्यूट्रल नहीं है। हमारी हमारी जो हमारा जो बायस है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, वो डेमोक्रेसी के साथ है, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ है, और हम न्यूट्रल नहीं हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ले जी, आपने कयूम सिद्दीकी साहब की सारी गुफ्तगू सुन ली, और बड़े जायज़ सवालात और बड़ा जायज़ और मुनासिब तज्ज़िया, गैर जानिबदाराना नहीं, जानिबदाराना तज्ज़िया, और दस्तूर के मुताबिक झुकाव कहाँ पे है, जानिबदारी कहाँ पे है, दस्तूर के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ के साथ। फिलवक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।